देखिए माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए इसलिए जो पिछले लेक्चर की जो बात हुई थी उसमें हमने पढ़ा था डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें या उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मतलब सामान्य गुण हम पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने वाले हैं या एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, आवर्त सारणी आपने देखा होगा कुछ ऐसे टाइप का एक आपने एक स्ट्रक्चर आपने इसी कुछ देखी होगी। जब साइंस अगर ली है तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से जान लो, क्योंकि ये कौन सी चीज होती है, आवर्त सारणी होती है। ये वाला आपने एस ब्लॉक देखा होगा या आपने पी ब्लॉक या आपने डी, अब ये कौन सा होता है भाई, एफ ब्लॉक होता है। क्लियर। इन ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहां से लिया गया, इनको क्या बोलते हैं, इनके दूसरे नाम क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे होते हैं। भाई एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर सबसे सिंपल अगर बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो होता है क्या है, वो अगर बात है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है, कोष में भरा जाता है, उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर है। ये चीज तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, 11 में बहुत अच्छे से आ चुकी है। लेकिन होता क्या है कि आपने डी में अगर डी ब्लॉक जो पढ़ा है उसमें आपने 4 सीरीज पढ़ी होगी। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर पीरियड की आवर्त की बात करें, आपके 7 आवर्त होते हैं और छठे और 7वें आवर्त में ऐसे देखा होगा भाई 2 आवर्त ही यहां तक होते हैं। एक में हाइड्रोजन पर बात करें, ये आपने देखा होगा अच्छे से। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन बात करें, इसको आप बोल रहे थे 3D सीरीज, इसको बोल रहे थे आप 4D सीरीज, इसको आप 5D सीरीज और इसको 6D श्रेणी या 6D सीरीज, एक ही बात है। देखिए 3D सीरीज का मतलब है, 3D श्रेणी का मतलब इसमें जो आउटर मोस्ट में मतलब बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 3D में भरा जाता है। इसमें जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4D में, इसमें 5D में, इसमें किसमें 6D में। अब आपने 5D सीरीज में देखा होगा, यहाँ पे 57 नंबर पे एक लेंथेनम का नंबर का एक एलिमेंट आता था, देखा था आपने। उसके बाद अगर इसके नीचे में बात करूं, एक एक्टिनम 89 नंबर पर भी एक एलिमेंट आता था। लेकिन इसके बाद अगर बात करूं, जैसे हम थोड़ा सा मूवमेंट करते थे, यहाँ पे अगर बात की जाए हाफनियम आता था, जो कि अगर बात करें 72 पे सीधा। लेकिन बात करें एसी के बाद यहाँ पे रदरफोर्डियम, जो कि सीधा 104 नंबर पे मिलता है। आप जैसे ऐसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर आप जैसे आपने ट्रिक भी देखी होगी 5D सीरीज की जो देखी है, लेंथेनम के सीधे हाफनियम अगला एलिमेंट होता है, सीधे 57 के बाद सीधा जो एक जंप मारा जाता है वो 72 पे। अब इसके बीच के एलिमेंट कहां चले जाते हैं, इसके बाद जो लेंथेनाइड के बाद जो 57 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो सीरियम, अगर बात की जाए वो कहां मिलता है आपका, यहाँ पे। उसके बाद सीरियम से लेके यहाँ पे अगर बात है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम जो मिलता है आपका 71 तक। भाई 57 और 72 के बीच में जो संख्या रहेगी, एक तो 58 से लेकर कितनी रहेगी 71 तक, ये जो 14 संख्या है, ये जो 14 तत्व है, मतलब लेंथेनम और हाफनियम के बीच की 14 तत्व कहां आ गए, नीचे आ गए। क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका तो भाई डी में भर रहा था, इनका जो अंतिम जो बीच के इलेक्ट्रॉन, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरा जा रहा है, अंतिम बाह्यतम कोश में किसमें भरा जा रहा है, एफ कक्षक में भरा जा रहा है, इसलिए इनको अलग से निकाल लिया गया। उसके अगर बात है 5D के बाद हम चले बात करें 6D सीरीज में बात करें, अगर 6D सीरीज में एक्टिनम के बाद जो 89 के बाद अगर बात की जाए, आपका आता है थोरियम, जो कि कितने पे आता है 90 पे, तो सीधा आपका 90 के, क्योंकि यहाँ पे जो एफ का इलेक्ट्रॉन जो भरा जा रहा हो वो यहाँ पे भरा जा रहा होता है। इनमें एफ नहीं आता, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं। सीधा रदरफोर्डियम से पीछे अगर बात है, यहाँ पे लोरेंशियम, ये 104 है तो 103 नंबर तक, मतलब 89 के बाद आपका 90 और 103 से पिछला 103 आता है 103, मतलब ये 14 एलिमेंट कहां जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्लियर है। यहां तक भी बात की जाए लेंथेनम के बाद की जो सीरीज है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भाई 5D सीरीज में, जो 5D सीरीज वाले लेंथेनम जो नीचे निकल के आए, इनमें जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 4f सीरीज में भरा जाता है, 4f ऑर्बिटल में, और इनमें जो भरा जाता है वो 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। बात की जाए लेंथेनम के बाद के जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एलिमेंट है, जो 14 तत्व आपके आए इसके बाद लेंथेनम, इनको जो नया नाम दे दिया जाता है, सभी तत्वों को बोल दिया जाता है लेंथेनोइड बोला जाता है। सारे के सारे अगर लेंथेनम एक एलिमेंट, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट है उनको सभी को क्या बोला जाता है, लेंथेनोइड। उसके बाद अगर नीचे वाली सीरीज की एक्टिनोइड की बात करूं, एक्टिनोइड के बाद की जो 14 तत्व है उनको बोला जाता है एक्टिनोइड। क्लियर है। इनको लेंथेनॉन भी बोलते हैं, इसको एक्टिनॉन भी नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम दिया जाता है।
क्लियर है भाई। अब ये क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइड किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और एक्टेनाइड किसे कहते हैं। भाई लैंथेनाइड की जो संख्या होती है, अगर बात है 5D सीरीज में लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उनको लैंथेनॉइड बोलते हैं। बात करें 6D सीरीज से बिलोंग करने वाला एक्टिनम 89 के बाद के जो 14 एलिमेंट है उनको एक्टेनॉइड बोलते हैं। क्लियर है। दोनों की संख्या 14 होती है। लैंथेनॉइड में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4f में भरा जाता है, जबकि अगर बात करें किसमें एक्टिनॉइड में जो भरा जाता है 5f इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्लियर है। एफ ब्लॉक के अगर एलिमेंट का दूसरा नाम भी बताया था भाई, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका दूसरा नाम पड़ जाता है, इसी से निकल के आ गए अंतः संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। क्लियर है। बात करें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, अगर बात करो आपने देखा होगा, अगर जैसे पी का लिखते थे आपका क्या होता था भाई, NH2NP126। डी के कैसे लिखते थे भाई, N-1D 1 to 10। अगर बात की जाए NH0 से, आपने 2 देखा होगा। ये अगर बात करें ये क्या होता था भाई, NS1 से 2। इनका अगर बात करो एफ ब्लॉक का होता, वो होता है N-2 1 to 14, और NS0 से सॉरी N-1 D0 से 2 और NS2। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपकी बात की जाए यहां से 0 से 1 लिखा रहता है, वो गलत है। अगर पूरे एफ ऑर्बिटल की दोनों की बात करें, अगर 0 से 1 लिखा है तो गलत है, क्योंकि गलत इसलिए आपका जो थ्योरियम होता है इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखना भी थोड़ी देर में इसका, अगर एक्टिनॉइड के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वहां पे देखना डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 से 2 तक आ सकते हैं। कई जगह अगर 0 से 1 लिखा है तो वो जो सही है वो लैंथेनॉइड है। लैंथेनॉइड के जो 14 एलिमेंट है उसमें डी में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं। वो भी किस केस में आ रहे हैं वो भी अभी बताएंगे। लेकिन अगर एक्टिनॉइड की बात करें, एक्टिनॉइड में जो फॉर्मूला हो जाता है वो ये हो जाता है, क्योंकि एक थ्योरी में कैसा है जिसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ेंगे आगे चल के इसमें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। लैंथेनॉइड आपकी 4f सीरीज है। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो 14 एलिमेंट है उनको क्या बोला जाता है भाई, लैंथेनॉइड बोला जाता है। क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं भाई। लैंथेनॉइड की अगर बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, अगर आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, और उसमें अगर एफ ब्लॉक का अगर सवाल आ रहा है तो एफ ब्लॉक का जो सवाल बनता है वो एक ही चांस है, वो बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और उसकी अगर बात है चुंबकीय आघूर्ण से बनता है, उसके कलर स्पेक्ट्रा से बनता है। लेकिन जब ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई है वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही निकल पाती है। किसी का अगर हम बात है उसका चुंबकीय आघूर्ण भी निकालते हैं, या उसके रंग के बारे में अगर बात करते हो, उसके जो आयन है रंग शो करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना आ जाता है तो समझो कि आपका एफ ब्लॉक कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इजी है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखें। कुछ नहीं है, एक बार आप इसको, मैं इसकी टेबल बनाता हूं, एक बार ट्रिक से आएंगे आराम से, इजी वे में, बिल्कुल आराम से हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखना मैं टेबल बना रहा हूं भाई। ये रही आपकी लैंथेनॉइड श्रेणी। अगर बात करें लैंथेनॉइड श्रेणी, अगर 57 नंबर एलिमेंट के बाद के जो 14 एलिमेंट, इसको भी ए ब्लॉक में नहीं रखा जाता है। एक्चुअली लैंथेनम जो आता है डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में होता है। एफ में इसलिए इसको भी रखा जाता है क्योंकि इसमें एफ का जो वैकेंट ऑर्बिट है, एक रिक्त एफ कक्षक इसमें उपस्थित होता है, इसको एफ के साथ अटैच करके लिखते हैं। आता है डी ब्लॉक से। इसके बाद के जो बचे हुए 14 जो एलिमेंट है, ये कौन से होते हैं भाई, लैंथेनॉइड श्रेणी। और इसमें जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, किससे भरना शुरू होता है, 4f में भरना शुरू होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आप जब भी बात करें एफ ब्लॉक की, तो बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें दूसरा टॉपिक चलता है लैंथेनाइड संकुचन, वो और भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात है वो भी शुरुआत है, पहले ये समझ में आए तो वो वहां पर जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक लिखनी आनी चाहिए। जब बात करें पहले तो 57 नंबर पर जो एलिमेंट है, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग आपसे बोल दिया जाए कि भाई 57 नंबर पर कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कैसे लिखोगे भाई, आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि सुन सुन प्यारे सुन, हर चीज को रिपीट करना था कि सुन सुन रिपीट किया, प्यारे सुन और प्यारे सुन। उसके बाद था दे प्यार सभी को, दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को। यहीं तक आ जाएगा, दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता एस कितने शुरू होता, 1 से, फिर 2 आएगा, 3s 4s 5s 6s और 7s। क्लियर है। p कितने से स्टार्ट होता है भाई, 2 से, 2p 3p 4p 5p और 6p। क्लियर है। उसके बाद जो d स्टार्ट होता है 3 से, 3d 4d 5d। क्लियर है।
एफ जो स्टार्ट होता है कितने से स्टार्ट होता है, 4f से स्टार्ट होता है, S1 से, P2 से, D3 से, और F कितने से, 4 से। आपको 11th में अच्छे से पढ़ाया भी जा चुका है। आपका जो ऑर्बिटल से रिलेटेड चैप्टर उसमें दोबारा भी आप आसानी से रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का उसमें तरीका भी, एस में अधिकतम 2 आते हैं, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10 आते हैं, पी में आपको पता है 6 आते हैं, 2 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। लेकिन अब ये देख लीजिए, पहले काउंट कर लीजिए। आपको अगर मैं बात करूं अब कितने आएंगे चीज, यहां तक अगर मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं, वो वैल्यू ऊपर की इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू है, इनको काउंट करना। मैंने जो यहां तक की काउंट की है, यहां तक अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनों को वैल्यू चेक करो, ये आ रही है आपकी 54 आ रही है। और 54 पे आता आपकी एक नोबेल गैस आती है, उत्कृष्ट गैस आती है, जीनोन। आपने देखा उत्कृष्ट गैस के रूप में अगर आप उसे विन्यास लिखते हो, मतलब 54 नंबर तक के सारे जो भी ऑर्बिटल है सब फुलफिल है। या तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे लंबा खींच के लिख दूं, या फिर जो मैंने अंडरलाइन केस को मिटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूं कि 54 तक के इलेक्ट्रॉन तो सारे फुलफिल हुए और सारे ऑर्बिटल ये निकलते ही नहीं है। मैं यहां तक के देखना जिसे मिटा रहा हूं, जो अंडरलाइन किया था उनकी आप पीछे एक बार वीडियो को रिवर्स करके वैल्यू ऊपर से काउंट करोगे तो 54 आ रही है और सारे के सारे ऑर्बिटल वो फुल है। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं भाई, इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं, उसके बाद भरने कितने 57 में, 2 एस में चले गए, एक किसमें भरा जाएगा, एफ में आ रहा होगा। क्लियर, ट्रिक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, होता क्या है बात करेंगे। और डी में कितना होगा भाई 0, भाई जब एफ कंप्लीट भर जाएगा उसके बाद किसमें भरना शुरू हो जाएगा, वो डी में भरना। भाई एन का तो मतलब ही नहीं है, तो और भी आगे आपको मिला क्या यहां से अगर बात है तो आपको जीनोन मिला है, आपका इससे पीछे 6s2 फुल था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो 4f1 में भरा गया, आपके पास क्या 5d0 ये मिल गया आपको यहां से। अब देखिए होता क्या है, ये आपको 57 नंबर तक का इलेक्ट्रॉन है, आपने 57 नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हो, कुछ ऐसा है। क्लियर है, ये चीज आप देख रहे हो। अब देखना होता क्या है, इसकी जगह आप जो 57 में आप लिख रहे हो आपको मिला ये मिला है, सॉरी ये 0 है। क्लियर, 57 के लिए आप अगर 58 के लिए लिखोगे तो भाई एफ में 1 से 14 तक भरता जाएगा। आपको पता है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 14 तक भरता कैसे चलेगा भाई। अगर एक चीज और लिखनी मैंने सिखाई थी, अगर बात है जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो छोटी वैल्यू आ गई, जैसे कि छोटी वैल्यू इसमें क्या तीनों में से 4 है, वो तो आगे लिखी जाती है, तो उसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू और फिर और बड़ी, ये लिखा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम वही रहेगा, ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉन पहले बीच में डी खाली आ रहा है, पहले तो एफ नहीं भरना, आपने डी शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। भरने का क्रम सबसे पहले किस में भरता हुआ चलेगा, एफ में, उसके बाद किस में जा रहा होगा, डी में जा रहा होगा। अब भरने का क्रम तो ये है, ये लिखने का क्रम है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर बात करें 58 नंबर का आपको बोले तो भाई एफ में, अब एफ में कितना एक इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक भरता चलेगा, तब ही तो नंबर किसका आएगा, डी का आएगा। फिर डी में तो एफ के भरने के बाद ही किस में जाएंगे, डी में जाएंगे। तो पहले एफ में कंटिन्यू चलेगा भाई 4f2 जैसे 5d0 6s2, उसके बाद इसका क्या होना चाहिए, होता ऐसा नहीं है, वो कारण बताएंगे क्यों नहीं होता, कौन सा आएगा। पहले आपके अकॉर्डिंग मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप जब लिखने का जो तरीका है, जो आपको आपका प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे में। इसकी अगर बात करूं तो इसमें अगर 1 2 3 ये क्या होगा 4f4 होना चाहिए, 5d0 6s2, इसके लिए क्या होना चाहिए 5d0 6s2, इसके लिए क्या होना चाहिए जीनोम 4f6 5d0 6s2, इसके लिए बात करूं जीनोम 4f7 5d0 6s2, उसके बाद अगर बात करूं जीनोम 4f8 5d0 6s2, उसके बाद अगर बात है 64 के बाद अगर 65 आपका यहाँ पे फिर आएगा जीनोम, आपका जो भरा जा रहा है कितना भरा गया 4f8 आ गया था, तो 4f9 5d0 6s2, उसके बाद इसका क्या होगा भाई 4f10 5d0 6s2, बात कीजिए जीनोम 4f11 5d0 6s2, इसकी अगर मैं बात करूं 4f12 5d0 6s2, इसके बाद अगर बात कीजिए जीनोम 4f13 5d0 6s2, इसके बाद अगर मैं बात करूं जीनोम 4f14 5d0 और 6s2। अब ध्यान देना कि 14 में 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर चुके हैं, अब अगला इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा 4f के बाद जब कंप्लीट 14 हो गई तो किसमें भरा जाएगा, आपको पता है डी में भरा जाएगा। अब आपको कभी 15 नहीं कर देने, क्योंकि आप कब सोच रहे हो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है डी में, इसमें क्या हो जाएगा 4f14 कंप्लीट, अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 5d0 और 6s2।
अब एक चीज आपने नोटिस की है कि एस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी आपको नहीं देखना, एस में सारे के सारे फुल्ली फिल्ड है। अब देखना मेन चीज क्या है, वो चीज देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें, ये तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि ला सिपरा नदी प्रेम समंदर यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम याकूब लुटेरे, आपको एक ट्रिक सिखाई थी, या और कोई म्यूजिकल ट्रिक्स इसके नाम सीक्वेंस याद कर लेना, ये तो याद हो जाएगा ब्लॉक की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, भाई ये तो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने भर लिया, इसको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये लिखना आया तो आप पूरी टेबल आसानी से बना सकते हो। अब दिक्कत किन में आती, तीन कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, तो दो इसमें और एक इसमें जीडी वाले। लेकिन होता क्या है कि वास्तव में जो लैंथेनम में होता है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होता है इसका, आउटर मोस्ट में इसका जो एक इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्टिंग कराना है ओनली, एफ का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, डी में चला जाता है बस। क्योंकि एफ ये के जो लैंथेनम जो है एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है, आउटर मोस्ट में डी में, एफ के पास इसके इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। क्लियर है। दूसरे वाले में अगर बात की जाए, अगर मैं लैंथेनोइड श्रेणी की बात करूं, इसमें F2 और F8 ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आप 3D श्रेणी पढ़ी थी डी ब्लॉक की, उसमें आपने देखा था D4 नहीं मिला था आपको और एक D9 नहीं मिला था, क्योंकि ये D4 किस में कन्वर्ट हो गया था, क्रोमियम के लिए आपने देखना दोबारा से, वहां पे ये कन्वर्ट हो गया था D5 में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया था D10। लेकिन 3D श्रेणी में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं था जिसके में D4 और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का आ रहा हो, देखा था। ऐसे ही अगर बात करो लैंथेनाइड रो में F2 और F8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ही नहीं। इसका F2 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो जाता है वो कहां चला जाता है, डी में चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट कराया है बस, और कुछ नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ चेंज नहीं। लास्ट में F8 भी अगर बात है, आपको F8 दिख रहा है, बस 8 वाले का एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कराना है, डी में, बस इतना सा काम करना है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा चुके हैं। ये आपकी ट्रिक है। आपको एक तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, एक कौन सा रखना है भाई, ये याद रखना है, एक 64 नंबर का याद रखना है, 58 और 57। इसके अलावा आपको कोई याद नहीं रखनी, ये सारी चीजें ट्रिक से हो जाती है। क्लियर है। और मैंने पहले ही कहा, अगर एफ ब्लॉक का, अगर लैंथेनोइड का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है या एक्टिनोइड का नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं आता, एफ ब्लॉक आता ही नहीं है। तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन वो देखना, मेन चीज क्वेश्चन बनते क्या है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ ले कि वो ल्यूटेशियम में पूछ लेगा कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे ज्यादा जो पूछे इसका जीडी से पूछा जाता है कि 64। इसमें अगर बात कर देगा कि इसमें बताइए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, आपके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, ट्रिक के अकॉर्डिंग आपका ये आ रहा होता है यहाँ पे, सॉरी 7 है 4F7 अगर बात है अकॉर्डिंग तो ये आ रहा होगा। जीनोन अगर बात करें 4D8 5D0 और 6H। और आपको पता है एफ का जो ऑर्बिटल में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ में डी में तो 5 होते हैं, लेकिन इसमें कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ में। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कहां भरोगे, यहाँ पे। अयुग्मित कितने, ये युग्मित हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6, पर डी तो खाली है, और एस में जो दोनों के दोनों कैसे, एक ही ऑर्बिटल में दोनों एस में, तो दोनों युग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रही है, 6। ये तो होगी आपने ट्रिक के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तव में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7, और एक कहां चला जाता है, डी में। अब 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अगर एफ में 7 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे रहेंगे, अयुग्मित, तो 7 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें, एफ में, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, डी में। 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, जीडी 64 नंबर पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ये तो आप अकॉर्डिंग टू ट्रिक भी लिख सकते हो, आपको पता है। तो अगर F12 पूछ ले कि भाई यहाँ पे ER 60 नंबर पे है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपको पता है कि इसमें भाई डी तो खाली है, 0 है, एस के दोनों युग्मित है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई, 7 तो भर गए, 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, अयुग्मित कितने बचे, ओनली 2। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप इसके क्या निकालते हो, आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो, इसके कलर की व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि ये भी एफ संक्रमण करता है। डी संक्रमण जो पढ़ा था, रंग की व्याख्या की थी आपने, पर कोई भी संकुल डी ब्लॉक का रंग व्यवहार कब दर्शाता है, जब उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती डी ब्लॉक में, जिससे कारण वो डी संक्रमण करता था। सेम कॉन्सेप्ट एफ ब्लॉक में, ये भी कलर कब शो करते हैं, जब ये इनमें कौन सा संक्रमण, एफ संक्रमण होता है, और वो भी तब होता है जब उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। क्लियर है। तो ये कहानी आपसे पूछ ली जाती है, ऐसे कुछ सवाल बनते हैं, कुछ सवाल आपके एंड में भी दे दिए जाएंगे, आपके नोट्स की तरह प्रोवाइड भी हो सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनोइड की पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई, इसकी अगर बात की जाए ऑक्सीकरण अवस्था। भाई ये वास्तव में लैंथेनोइड कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं,
सारे के सारे जो इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होती +3। देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूं मैं, ऑक्सीकरण दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था अगर बात की जाए, इसको भी एक बार मैं टेबल बना देता हूं, टेबल के सारे से समझते हैं। देखना, देखिए भाई ये है आपके लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पहले पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कि कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जो लैंथेनॉइड होते हैं उनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3, जो कि आप हर जगह देखो सभी के सभी एक यहां से लैंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट है, जो 14 सारे के सारे एब्लोक के सभी की +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तो सभी के लिए कॉमन हो गया, वो तो याद करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन याद क्या करना, जो मैंने राउंड में डाला हुआ है कि जो अगर बात है +2 के अलावा, +3 के अलावा +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यही चीज उनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग करती है। तो लैंथेनाइड जो होते हैं +3 के अलावा, अगर दोनों की सामान्य अगर बात है, समानता की मैं बात करूं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है इनकी सामान्य। लेकिन असमानता क्या होती है कि ये तो अगर लैंथेनॉइड जो होते हैं +3 के अलावा +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड जो होते हैं वो +3 के अलावा +2 भी अगर बात की जाए, +3 +4 +5 +6 +7 तक भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो मेन चीज पूछ ली जाती, कोई ऐसे दो एलिमेंट का नाम बताइए लैंथेनॉइड का जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, तो कोई दो एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, या कोई दो एग्जांपल ऐसे पूछ लेगा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले कोई दो तत्व के नाम लिखिए, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो ये थी भाई आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद जो अगर बात है लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी जो चलती है, वो उसकी रासायनिक क्रियाशीलता है कि भाई वो किसके साथ, जल के साथ अगर बात की जाए, या बात की जाए ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रियाशीलता क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, या अगर बात की जाए हेलोजन से उसका क्या व्यवहार है लैंथेनॉइड तत्वों का। तो वो चीजों की भी एक बार मैं टेबल बना देता हूं पूरी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए भाई, ये है रासायनिक क्रियाशीलता लैंथेनॉइड की। भाई लैंथेनम अगर बात करें, यहाँ से एलन है, लैंथेनम नहीं है। एलन का मतलब यहाँ पे जो लिया गया है, एलन मतलब लैंथेनॉइड की बात कर रहा है। लैंथेनॉइड सारे अगर बात करें, लैंथेनॉइड कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 14 संख्या होती है, 14 होते हैं। अगर बात है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के सारे, जो भी इनकी जगह एलन की जगह कोई भी ले सकते हैं। एलन मतलब लैंथेनॉइड्स, ये वाटर के साथ भी क्रिया करके उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि भाई इनकी क्रिया है कि किन किन के साथ वो क्रिया करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं। भाई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बात करें हेलोजन से क्रिया करके उसी के हैलाइड बना रहे होते हैं, नाइट्रोजन से क्रिया करके उसी के नाइट्राइड बनाते हैं। बात करें कार्बन से क्रिया करके उसके कार्बाइड बनाते हैं, सल्फर से क्रिया करके उसके सल्फाइड बना रहे होते हैं। तो ये उनकी रिएक्शंस होती है कि किन किन के साथ करते हैं। तो एक रिएक्टिविटी सिंपली आप देख सकते हैं इजीली। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इससे इंपॉर्टेंट है वो अगली आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है लैंथेनाइड संकुचन। देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाले भी चैप्टर में अगर बात है, सबसे ज्यादा अगर आरबीएससी ने कोई सवाल पूछा है तो इसी से पूछा गया है, लैंथेनॉइड संकुचन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, क्योंकि कई बार आरबीएससी से पूछ भी चुकी है, फिर से चांसेस इसके होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेन चीज इससे समझने की, देखिए लैंथेनॉइड संकुचन इजीली समझ में नहीं आता है, बार बार ये अगर बात है बीएससी एमएससी, वहां तक भी दिमाग में ऐसे ही चल रहा होता है कि होता क्या है। तो इसे एक बार ही समझ लेते हैं, इजीली देखना। लैंथेनॉइड संकुचन की अगर सामान्य परिभाषा तो ये होती है कि अगर जब भी अगर बात है हम 4f सीरीज में, मतलब लैंथेनॉइड में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणुवीय त्रिज्या में एक नियमित कमी आती है, उसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब वो कमी क्यों आती है, कमी का मतलब आपने जैसे पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या की बात करूं या परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन फिर भी अगर जैसे हमने 3D सीरीज में देखा, पहले एक बार बढ़ती थी, फिर एक बराबर हो जाती, लास्ट में घटती है, नहीं पहले घट रही होती, फिर बराबर हो जाती, फिर बढ़ती है। तो आयनिक त्रिज्या का सीक्वेंस नहीं होता, चाहे वो एस ब्लॉक में हो या नियमित नहीं होता, एक बार या तो ज्यादा बढ़ रही होती, कोई कम बढ़ रही होती, मतलब थोड़ा एक लेवल होता है। लेकिन जब भी हम बात करें किसमें जाते हैं, 4f सीरीज लैंथेनॉइड की जब बात करें तो एक नियमित कमी आती है। जैसे कि मैं अगर इनकी अगर आयनिक त्रिज्या, मैं लैंथेनॉइड की आयनिक त्रिज्या की बात करूं और उनके परमाणु क्रमांक में अगर मैं ग्राफ भी लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि लैंथेनॉइड संकुचन सबसे इंपॉर्टेंट है समझने का। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, परमाणु आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, भाई जो सारे के सारे आपके लैंथेनॉइड होते हैं, जैसे कि सारे के सारे ये +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर लैंथेनम की अगर बात करूं, अगर ऐसे एटम लिखा हुआ है तो कैसा है, न्यूट्रल एटम, अणु बोलेंगे इसे, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है ना प्लस है, लेकिन जब उस पर चार्ज आ जाता, आवेश आ जाता, तो क्या बन जाता, आयन। भाई इस अणु की त्रिज्या, इस पर कोई आयन नहीं है, इसे आयन नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज, न्यूट्रल है, तो एक अणु बोला जाएगा। इस अणु की त्रिज्या क्या बोली जाएगी, आयनिक सॉरी
आणविक त्रिज्या। लेकिन बात करूं इसके लिए क्या बोल जाएगी, ये आयन बन चुका है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या। तब इनकी त्रिज्या का एक रेशियो देखा जाता है, लैंथेनम +3 से लेके कहां तक, लास्ट में आपका क्या आता है, लुटेशियम आता है। लुटेशियम तक जाते हैं तो वहां तक एक सीक्वेंस बिल्कुल एक सिंपल, बिल्कुल सभी में अगर बात करें जैसे कि आपका ये सारी चीजें लेके ल्यूटेशियम तक सब में एक सीक्वेंस ऐसा इक्वल चल रहा होता है एकदम से, बिल्कुल अगर कमी जो आ रही होती है बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से आ रही, नियमित कमी आती है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली धीरे ग्राफ अगर लेते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। तो नियमित कमी का जो कारण होता है इसी को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। अब होता क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है वो चीजें पढ़नी है। बस नियमित कमी का कारण है, इसके दो कारण होते हैं। एक तो पहला अगर बात की जाए लैंथेनाइड का जो संकुचन होता है वो तो होता है एक तो परिरक्षण प्रभाव के कारण, जो भी आप पिछले लास्ट लेक्चर में इसी के चैप्टर में पढ़ भी चुके हो क्या होता है परिरक्षण प्रभाव। दूसरा होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर आपको ये नहीं पता तो लास्ट लेक्चर में इसके बारे में, प्रीवियस लेक्चर इसे डी एंड एल ब्लॉक के चैप्टर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और फिर से भी एक बार फिर बता देता हूं। एक बार मुझे पता आपको ज्यादा चीजें याद रहती नहीं है। होता क्या, जैसे कि सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और उसी सेल के इलेक्ट्रॉन या अदर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, उसको क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ये चीजें क्लियर थी, दोबारा रिपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये दोनों कारण की वजह से लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। अगर बात करें जब भी आप 3 की 4f सीरीज की बात करते हो, आपका लास्ट में आपने देखा होगा, अगर बात करें f में 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, 5d में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, किस में आ रहा होता है, 6s में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं एक, भाई आपको पता है ये 1s होगी, ये 1 सेल है, सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल आएगी, फिफ्थ सेल भी आएगी और 6 सेल भी आएगी। 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकला, आपने देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइड के लिखते हो तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन 6s2 में होता है। 5d में किसी में तो 0 होता है, किसी में 0 से 2 हो रहा होता है, क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरल पढ़ा है। उसके बाद जो 4f में यहां से 1 से 14 चल रहे होते हैं, क्लियर है। तो इसके कारण क्या इफेक्ट लगता है, जैसे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है आपका पता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, एक सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एक सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक की तरफ शिफ्ट होता है। शिफ्ट क्यों होता है, कई बार लगता है ऐसा कि एक ही सेल में 14 इलेक्ट्रॉन है तो भाई उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा और ये सेल दूर भगेगी, मतलब परिरक्षण प्रभाव लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर परिरक्षण प्रभाव का क्रम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने में कई बार कंफ्यूज यही करता है। अगर परिरक्षण प्रभाव का अगर क्रम की बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना भाई। क्रम ये होता है सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, और जो सबसे कम परिरक्षण प्रभाव लगता है वो एफ का लगता है। एफ का आपको कई बार लग रहा होगा भाई एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका प्रतिकर्षण तो ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन कम क्यों लग रहा होता है, ये उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसके पास जो लोब्स होती है, आपने पता है एस के पास 1 लोब्स होती है, पी के पास अगर बात करें 3 लोब्स होती है, आपने देखी होगी 6 लोब्स हो जाती है टोटल। भाई एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6, इसके पास 6 लोब्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने ऑर्बिटल बनाए थे, इनके ऑर्बिटल की लोब्स तो जानते हो आपने, पी में 6 लोब्स होती है, एस में 1 लोब होती है, अकेली लोब में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 लोब में 6 इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन अगर बात करें डेंसिटी या पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, भाई एक ही लोब्स में 2 इलेक्ट्रॉन, वहां 6 लोब्स में 6 इलेक्ट्रॉन। प्रतिकर्षण फील कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे, जो एक ही लोब्स में, भाई 6 कमरों में 6 स्टूडेंट और एक कमरे में 2 स्टूडेंट, लड़ाई किनके बीच में होगी, एक कमरे में 2 स्टूडेंट। तो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा किसके फील करते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन, एस के करते हैं। भाई इनके बाद में एस की साइज छोटी होती, पी की बड़ी, डी की बड़ी और एफ की और बड़ी होती है, ऑर्बिटल का इनके स्ट्रक्चर जाल बन जाता है, इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में लोब्स दूर दूर होने के कारण इनमें रिपल्सन कम हो रहा होता है। लेकिन एस में एक ही लोब्स में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाता है। तो एस का जो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, पी का कम, डी का, एफ का क्या होता है सबसे कम। तो जो एफ के इलेक्ट्रॉन है भाई, इनमें 2 प्रभाव काम कर रहे होते हैं, एक तो इनके भाई ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कर रहे हैं, दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ आकर्षण भी कर रहे हैं। जो आकर्षण कर रहे हैं उसको तो क्या बोलते हैं आपका भाई जेड इफेक्टिव, प्रतिकर्षण कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं आपका भाई परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव का जो अगर बात की जाए क्या होता है, एफ इलेक्ट्रॉनों का 4f, जो 4f में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके रेस्पेक्ट परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कम। तो कौन सी चीज डोमिनेंट हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, वो हो जाती है प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब आकर्षण का मान बढ़ जाता है, परिरक्षण प्रभाव का मान घट जाता है। अब आकर्षण बढ़ेगा तो ये सेल किधर शिफ्ट होगी,
न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होगी, नाभिक की तरफ शिफ्ट होगी, तो परमाणुीय आकार बता इसका या आणविक आकार क्या होगा, घटेगा। और ये घटने का क्रम ही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नाभिक आवेश बढ़ रहा होगा और इसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या में क्या आ रही होगी, धीरे धीरे कमी आ रही होगी। और इसी कमी को ही क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। दूसरी चीज ये अट्रैक्शन कैसे जनरेट होता है उसका भी कॉन्सेप्ट है भाई। तो शील्डिंग इफेक्ट आपके परिवेक्षण प्रभाव हो गया। दूसरा अगर बात की जाए, जब ये आते हैं नॉर्मली अगर बात करें, सारे के सारे जो लैंथेनॉइड होते हैं, लैंथेनॉइड को एलन से कॉमन से इंडिकेट करते हैं, सारे सारे किस फॉर्म में होते हैं, +3 की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि लैंथेनॉइड का एक पहला एग्जांपल ही लिख लिया, जैसे मैं लैंथेनम की बात कर रहा हूं या आप मैं बात कर रहा हूं सीरियम की बात कर रहा हूं। भाई वास्तव में लैंथेनम कितने नंबर पे आता है, 57 नंबर पे आता है। आपने पता है कि जो जितने नंबर पर आता है उतनी संख्या में उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है, उतनी संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब +3 का मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मतलब सेल में अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 54। अब ध्यान दीजिए, प्रोटॉन एक पावरफुल स्पीसीज है, एक ऐसा स्पीसीज है जो बहुत तेजी से, अगर उसकी पावरफुल बहुत ज्यादा है, इसकी पावर को जो अगर कंट्रोल करने के लिए इसको न्यूट्रॉन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का होता है बहुत चंचल होता है, उसको कंट्रोल में कौन करता है, उसका पिता करता है, क्योंकि डर भी उसी ये चीज का होता है। तो इसको जो ये भी पावरफुल चीज, इसको जो कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन करता है। ये जैसे कि एक सन की तरह और एक फादर की तरह डिनोट किया जाता है, सेम एज इट इज। तो इसको कंट्रोल करता है। पहले 57 प्रोटॉन अगर बात करें, 57 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहे थे, न्यूट्रलाइज करते हैं, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज फॉर्म में, एक बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, स्टेबिलिटी की फॉर्म में आते हैं। लेकिन 57 इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहे। पहले 57 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था, अब कितने को कर रहा है, 54 को कर रहा है। अब बात की जाए, नहीं अगर कोई भी एक टीचर है, वो एक क्लास में 57 स्टूडेंट, एक में 54, कंट्रोल आसानी से किसे करेगा, जो जितने कम स्टूडेंट हो। तो ये कंट्रोल किन्हें कर रहा होगा, 54 को ज्यादा, 54 को ज्यादा कर रहा होगा। तो नाभिक में प्रोटॉन का भी आवेश, अगर बात है अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, इनकी पावर ज्यादा होती है, तो आकर्षण पावर इसकी बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर होगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होगी कम, प्रोटॉन उतना ही है, अब प्रोटॉन उतने तो खींचने की पावर बढ़ जाती है, 4f को और आसानी से खींच रहा होता है। तो दोनों ही कारण है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में ये सारे पाए जाते हैं। आयनिक फॉर्म में कारण इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, बजाय प्रोटोनों के। प्रोटॉन हावी होने के कारण सेल को अंदर की तरफ क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं, जो कि मेन कारण क्या कह सकते हो, अगर इसकी अगर परिभाषा के तौर पे लिखें कि आवर्त सारणी में अगर लैंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर एक अगर बात करें उसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणुविक त्रिज्या में एक नियमित कमी आती है, उसको लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। उसका कारण क्या है कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन है उनका परिवेक्षण प्रभाव कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण आयनिक जो इसकी अगर बात है, सेल किधर शिफ्ट हो जाती है भाई, नाभिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इसके आकार में क्या आती है, नियमित कमी आती है, जिसे क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लैंथेनाइड संकुचन। क्लियर? इसके बाद जो आपका चलने वाला है लैंथेनाइड की इफेक्ट क्या है, लैंथेनाइड संकुचन से कौन सी चीजें इफेक्टेड होती है वो चीजें पढ़ेंगे। लैंथेनाइड सबसे पहले जो इफेक्ट करता है, इनकी चीजें अगर बात है सिमिलरिटी, 4D और 5D श्रेणी में समानता, 4D एवं और इसके अगर लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव किस चीज को प्रभावित करता है, 5D श्रेणी में समानता, आयनिक त्रिज्या के रेस्पेक्ट में। अगर आयनिक त्रिज्या है, सारे गुणों में आयनिक त्रिज्या की समानता की बात की जाए, आयनिक त्रिज्या की बात कर रहा है, सॉरी, आयनिक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या में दोनों में समानता है। अगर बात करें, आपने देखा होगा, आपने देखा कि इसमें 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। 4D और 3D से हम आपने देखा होगा लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनिक त्रिज्या घटती है, क्योंकि परमाणु आकार घट रहा होता है, तो आयनिक त्रिज्या भी उसकी घट रही होगी। अप टू डाउन जाते तो हमें पता नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, उसमें ऑर्बिट बढ़ रहे होते तो हमें पता है कि उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ रही होती थी। ये भी चीज क्लियर थी। अब बढ़ रही है तो नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए, मतलब 3D से 4D आके तो केस चल रहा है, लेकिन जब 4D और 5D में जब केस आता है तो 4D के जो तत्व है, 4D की जो श्रेणी के जो तत्व है, उनकी आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर किसकी होती है, 5D के बराबर होती है। ऐसा किस कारण होता है, वो किनके कारण होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है, क्योंकि 4f का परिवेक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिक की तरफ स्थापित हो जाते हैं, उसका आकार घट जाता है। जो आकार 4D की, क्योंकि 5D श्रेणी में से हमने देखा कि यहां से लैंथेनम से लेकर अगर बात है यहां से RF तक, अगर बात, सॉरी, हाफनियम तक के एलिमेंट किस सीरीज में आते हैं,
4f में, और इस 4f में इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही लैंथेनाइड संकुचन लग जाता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो लग रहा था भाई, उसके कारण लगने के कारण उसके आयनिक आकार में घटता है। तो 4d के जो 4d श्रेणी के जो तत्व है उनके 5d श्रेणी के जो तत्व में आपस में उनकी आयनिक त्रिज्याओं में क्या होती है, समानता होती है, जो कि बढ़ना चाहिए। लैंथेनाइड संकुचन के कारण आपस में क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। क्लियर है भाई ये चीज। तो पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही आता है 4d और 5d श्रेणी के जो आयनिक त्रिज्याओं के आकार में समानता क्यों होती है, तो आंसर क्या दोगे कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण। दूसरी समानता होती है कि लैंथेनॉइड का पृथक्करण, लैंथेनॉइड का पृथक्करण। बात करें लैंथेनॉइड की आयनिक त्रिज्या या लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी आयनिक त्रिज्याओं में इतनी समानता होती है कि लैंथेनाइड को अलग अलग पृथक्करण करना मुश्किल होता है, इनके आयनों को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके गुणों में बहुत ज्यादा समानता होती है। इनको जो समानता को हटाने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, ये विधि क्या काम आती है, जब कोई ऐसी विधि उसमें काम आती है जब एक ही टाइप के अगर कोई आयन है, एक ही टाइप के अलग अलग टाइप के जो है उनमें एक दूसरे में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा हो, उन्हें अगर बातें अलग अलग करना मुश्किल हो रहा है तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उनको अलग अलग पहचानने के लिए आयन विनिमय विधि अप्लाई की जाती है। और ये जो अगर बात है लैंथेनॉइड का पृथक्करण, मतलब सारी की प्रॉपर्टी सेम होने का कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। तीसरी होती है इसकी क्षारीय प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर इनके हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्षारीय मतलब उसमें OH आयनों के रेस्पेक्ट में जो लैंथेनाइड होते हैं, जैसे कि मैं लैंथेनम की बात कर रहा हूं, बात की जाए आपके ल्यूटेशियम की, ये किस फॉर्म में होते हैं, +3। इनके हाइड्रोक्साइड अगर बनाए, जैसे कि लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया OH थ्राइस, या हम बात करें ल्यूटेशियम लास्ट में आता है, इसका भी एक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये हो गया। आवर्त सारणी में या बात करें लैंथेनॉइड में लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती डिक्रीज होती है। अब इन दोनों में से लैंथेनम हमें पता आगे आता है, इसका हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटेशियम सबसे पीछे आता है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो ये भी जो कोई भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे उनकी क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, सीक्वेंशियल तरीके से घटती है और घटती है। तो इन दोनों में से क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। तो इस वाले की होगी, इसकी क्या होगी, कम। तो क्षारीय प्रवृत्ति को भी अगर प्रभावित करता आपका लैंथेनाइड संकुचन। तो ये आपने पढ़ा लैंथेनाइड संकुचन तथा उसके प्रभावित करने वाले किन चीज को, मतलब कौन चीजें प्रभावित होती है वो चीजें पढ़ी है। अब इसके बाद जो बचता है वो बचता है लैंथेनाइड के उपयोग, जो कि इंपॉर्टेंट आप किताब से भी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, लैंथेनाइड की जो यूज है, उपयोग है, इजीली पढ़ सकते हैं। उसमें मिस धातु की बात कर रहा है, उनके उपयोग, कई चीजें मिला इजीली आपको बुक में दे रखा है। अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वीडियो के एंड में उसका एक फोटो आपको अवेलेबल करा देता हूं, वहां से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो इजीली, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। अब जो बच गया आपकी एक्टिनोइड श्रेणी बच गई, उसे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है?